मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट टीचर्स यूनियन की जानिब से डिजिटल पैनल बोर्ड तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने शिरकत की। इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। तर ते जे काही ई लर्निंग आहे ह्याचं सुद्धा फार महत्व आहे। आता ह्या टॅबलेटमधून आपण ते केलं, नंतर एक मी साधारणतः 2010 साली हे मी का सांगतोय, कारण आता शिक्षण हा विषय हा तुम्ही चांगल्या पद्धतीने हाताळता, पुढे काय काय तुमचा फंड तुम्ही वापरणार तर कुठे वापरा किंवा कुठे वापरू शकता त्याचं मी तुम्हाला उदाहरण देतोय। 2010च्या सुमारास किंवा त्याच्याही आधी आपण व्हर्च्युअल क्लासरूम सुरू केले। मला कल्पना नाही आपल्यापैकी किती जणांनी ते बघितले असतील। व्हर्च्युअल क्लासरूम म्हणजे काय केलं, माझ्या मनात असं आलं की महापालिकेच्या शाळा, आपण कधी कोणी म्हटलं कुठल्या शाळेत जातो तर पालकांना कदाचित लाज वाटते की माझा मुलगा किंवा माझी मुलगी महापालिका शाळेत जाते, पण आता त्याच महापालिका शाळांमध्ये आदित्यनमध्ये जो काही सगळा एक बदल केला, मग त्याच्यामध्ये सगळे सीबीएसई आणि काय सीएससीबीसी काय असतात ते आम्हाला एसएससी माहिती, पुढचं काही माहिती नाही, हे सगळे बोर्ड त्याच्यामध्ये त्याचं शिक्षण सुरू केलं। मराठी भाषा तर सक्तीचीच केली, पण इतरही 4-5 भाषांमध्ये आपण शालेय अभ्यासक्रम सुरू केला। त्याच्यामुळे कदाचित पहिल्या प्रथम महापालिका शाळांमध्ये सुद्धा ऍडमिशनसाठी या रांगा लागायला लागल्या। एमएनएस लीडर अमित ठाकरे ने प्रबोधन कर ठाकरे को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि अमित ठाकरे को नेरोल में मुबैना तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे के जबरदस्ती निकाब कुशाई करने के मुकदमे का सामना है। इस जिम्मे नवी मुंबई पुलिस ने इन्हें नोटिस जारी किया है। कांग्रेस लीडर अतुल लोंढे ने हालिया अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका 12 हिंदुस्तान के शबीह को बिगाड़ा, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी इस पर अपनी खामोशी नहीं तोड़ रहे हैं। के साथ अमेरिका लगातार खिलवाड़ कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे। बड़ा आश्चर्यजनक है और खेदजनक भी है। पहलगाम अटैक को लेकर वो कहते कि ये इंसर्जेंट अटैक है, जबकि ये तो पाकिस्तान का सीधा सीधा उसमें हाथ था। और सबसे गंभीर बात यह है कि वो ये कहता है, वो रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमेटी जो है, वो रिपोर्ट्स में अपने पेज नंबर 108 और 109 में ये कहती है कि पाकिस्तान ने युद्ध जीत लिया है। 60 बार मैंने व्यापार की धमकी देकर इस युद्ध को रोका, ये ट्रंप कह चुके, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे। अरे सीना तान के गर्दन खड़ी करके कहिए, हमारी सेना ने जो पराक्रम किया है, हमारी सेना ने जो धूल चटाई है 4 दिन में, उसका कोई आपको पड़ी है नहीं पड़ी उस स्वाभिमान की, उनके मनोबल की कुछ पड़ी है नहीं पड़ी है। 140 करोड़ जनता का स्वाभिमान, उसकी कुछ पड़ी है नहीं पड़ी है आपको? सीना तान के खड़े होके कहिए, सब आपके साथ में है। कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने तलाक हसन मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि एक ही नशिस्त में 3 तलाक तो मंसूख कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में औरतों की डिग्निटी का बहुत सोच विचार किया गया है। ऐसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इससे इज्जत दी है औरतों को। अभी तलाक बोल के तलाक कहाँ भी नहीं था, ये खाली भारत में था, वो बंद हुआ, अच्छा हुआ। अभी ये 3 दफा तलाक, हर महीने में 1 तलाक देने का जो मामला रहता है तलाक हसन, उसमें क्या है कि एक दफा गुस्से में अगर तलाक बोला तो कहाँ न कहाँ फिर वो आपस में मेलजोल होता है और वो खत्म होता है। तो एक तरह से ये क्या गलत है ऐसा मैं मानता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात ठीक ढंग से रखनी चाहिए। एक दूसरा ऐसा कि तलाक तो कोर्ट के जरिए ही होना चाहिए। वो कहाँ न कहाँ औरतों के ऊपर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। म्युनिसिपल इंतखाबात से पहले एनसीपी एससीपी के एक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ने वर्ल्ड बैंक को 30 करोड़ 30 हजार रुपए का
कर्ज मांगने के लिए खत लिखा है। इसका मकसद अपने वार्ड में जीत को यकीनी बनाने के लिए इसे नाफिज करना, जिसे वो बिहार पैटर्न करार दे रहे हैं। दरख्वास्त गुजार माधव पाटिल ने वर्ल्ड बैंक को अपनी तहरीरी दरख्वास्त में दावा किया है कि इनका मंसूबा उनके वार्ड के ख्वातीन वोटर्स को माली तौर पर बाइख्तियार बनाना है। पाटिल ने कहा कि जबकि महाराष्ट्र और बिहार जैसी रियासतों में बीजेपी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इंतखाबात के दौरान ख्वातीन वोटर्स को पैसे तकसीम किए। माधव ने कहा कि इनके वार्ड में तकरीबन 30,000 ख्वातीन वोटर्स हैं, उन्हें तकरीबन 30 करोड़ रुपए दरकार है। पाटिल ने यकीन दिलाया कि पूरी रकम वर्ल्ड बैंक को वापस अदा कर दी जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ, वहां पे लाड़की बहना, महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, वहां पे लाड़की बहन, और बिहार में 10,000 रुपए इलेक्शन के पहले महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। तो ये सिर्फ वोट मिलने के लिए, मतलब मुझे वोट दो, ये ऐसा प्रचार ये राज्य शासन के जो शासन करता है उन्होंने किया है। वेयरएज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो पैसे मांगे हैं वर्ल्ड बैंक से 10,001 रुपया मांगा है मैंने मेरे प्रभाग 17 के लिए, पिंपरी चिंचवड़ का जो है, वहां पे 30,000 महिलाएं वोटर्स हैं, उनके लिए मांगा है। और मैं चाहता हूं कि ये मुझे वोट के लिए नहीं चाहिए, मुझे ये जो सरकार का मॉडल है पैसे देके वोट लेना, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध मेरा एक मॉडल रहेगा कि ये छोटे से एरिया में मुझे 10,001 रुपया दे दो 30,000 महिलाओं के लिए, मैं वो पैसे से महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट करूंगा, महिलाओं को रोजगार दूंगा, महिलाओं को बिजनेस दूंगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि महिलाओं भी उस हिसाब से काम करती है। तो डेफिनेटली मैं ये जो 30 करोड़ 30,000 रुपीज है, मैं सूद के साथ वर्ल्ड बैंक को वापस करूंगा। मालेगांव में 3 साल बच्ची का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस वाकये की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही। जालना में तमाम बिरादरी की तरफ से मोमबत्ती रोशन करके मुजाहरा किया गया। इस दौरान मुजाहरीन ने कहा कि मुलजिमीन पर फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन आज इंसान, जो बच्ची मासूम 3 साल की, उसने दुनिया ही क्या देखी है, वैसे दरिंदों को फांसी दी जाए फास्ट ट्रैक के जरिए। इसलिए आज हमने जालना शहर में सभी समाज के लोगों ने मिलकर कैंडल मार्च का प्रोटेस्ट किया और हमारा सरकार से यही कहना है कि बहुत हो गया। जो बलात्कारी करता है बलात्कार, उसके विरोध में मोमबत्तियां जलाई जाती है, प्रोटेस्ट निकाला जाता है, लेकिन एक बार ऐसे दरिंदों को ये चौक में लाकर मोमबत्ती के जलाने के बजाय वो बलात्कारियों को यहाँ पर जलाना चाहिए। जब जाकर ये लोगों के अंदर जो पनप रही है दरिंदगी, वो खत्म होंगी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से, गृह मुख्यमंत्री साहब से और यहाँ के लोक प्रतिनिधियों से, सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग उस मासूम बच्ची के लिए आवाज उठाइए और उसको न्याय दिलाने का काम करिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी के साबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के हुक्म को चैलेंज किया गया था। वानखेड़े के वकील ने यह कहते हुए फौरी समाअत की दरख्वास्त की कि केस की वजह से अफसर की तरक्की को घटाया गया। एडवोकेट ने कहा कि इनके बैच के अफसरान को तरक्की देना और प्रमोशन कमेटी दिसंबर में सिफारिशात भेजने वाली है। एमआईएम के लीडर वारिस पठान ने बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के मुलजिम अनमोल बिश्नोई की अमेरिका से भारत हवालगी और मुलजिम को एनआईए के तहवील में भेजने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि दीगर मफरूर मुलजिमीन को भी जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए हुकूमत को इकदाम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जो अनमोल बिश्नोई है, वांटेड क्रिमिनल थे ये, इनका मेरे दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के अंदर भी इनको दिखाया गया था। आरोपी सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उनमें भी इनका नाम आया था। तो अच्छी बात है एनआईए ने लाया। तो अब तो चाहेंगे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, छानबीन की जाए कि बाबा सिद्दीकी साहब के परिवार का भी ये मांगना था कि क्या हुआ, क्या वजह थी, कौन कॉन्स्पिरेटर था, कौन इसके पीछे था जिन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो तमाम चीजें बाहर खुल के आना चाहिए। और पहले भी काफी लोगों को एक्सट्रेडिट किया है, केस चलना चाहिए इनके ऊपर और जो भी कानूनी सजा हो प्रतिज्ञा करके वो देनी चाहिए। और हम तो भारत सरकार से यही गुजारिश भी करेंगे कि जिस तरह इनको भी लाया, इसी तरह जो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जो करोड़ों का गबन करके भारत से भागे, यहाँ से लूटपाट मचा के जो बाहर भागे और जो ऐशो आराम की बाहर जिंदगी जी रहे यहाँ का पैसा लूट के, तो उनके भी लिए प्रोसेस चालू करें एक्सट्रेडिशन का और उनको भी लाए और कानूनी सजा मिलनी चाहिए सबको।
अकोला के डाकी इलाके में एक राहगीर को 2 अफराद की जानिब से जदकोब करने का एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज इस वाक़े की हकीकत को जाहिर करती है। दरहकीकत लक्ष्मी नगर के रहने वाले 35 साल रिजवान हुसैन को साई मंदिर चौक के करीब मुलजिमान ने उस वक्त पीटा जब उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल फिसलने के बाद दोनों अफराद ने रिजवान को बुलाया, इसके साथ बदसलूकी की और उस पर हमला किया। रिजवान को शदीद चोटें आई और इन्हें फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। रिजवान के भाई ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें जय गोविंद शर्मा और गोविंद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। हमेशा ही मारते रहते हैं पंचमुखी। वो वहां से जा रहे थे, काम पे जा रहे थे वो, तो ये हमेशा ही किसको भी रोक के जबरदस्ती मारते। कैमरे वहां पे मौजूद है, कैमरे में पूरा क्लियर दिख रहा है किसने मारा क्या मारा, और कोई उसको छुड़ाने को तैयार नहीं था। और हमेशा का कई बार हुआ ऐसा। उसके वो पैसे वैसे भी थे, मैं जब पहुंचा तो खोले हुआ था वो, और उसके बाद में भी उन्होंने और ईटा मारे उसको। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।